कमल आसन पे विराजमान हंसवाहन वीणापाणी मां शारदे की वंदना करता हुआ आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण होकर के अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 महीने से हम इन ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इनका अच्छा परिणाम भी प्राप्त हुआ है। हमने 2-3 जो पेपर मॉडल पेपर जो पढ़ लिए हैं, थोड़ी सी बात इससे पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अपन मॉडल पेपर भी चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी बातें मैं इन छोटे से उद्बोधन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आगे अपने जीवन में क्या क्या करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटे से समय में आप सभी का यानी राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान से जो संबल मिला है, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना स्नेह दिया। आप सभी ने राजस्थान के कोने कोने से यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं से जब विद्यार्थियों के नंबर मेरी स्क्रीन पे देखता हूं और वो जब किसी जिज्ञासा वश किसी कोई पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, आपके इस संबल ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जो 25 वीडियो जारी किए गए हैं, हिंदी साहित्य के 25 वीडियो जारी किए गए, 25 वीडियोज़ में लगभग यानी 4 घंटे का समय है। 4 घंटे का समय, 4 घंटे में जो संपूर्ण हिंदी साहित्य है उसका कोर्स कंप्लीट किया गया है, यानी मात्र 4 घंटे में। अब आपके पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में आपको वीडियोस का अध्ययन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। उसमें अच्छी अच्छी शैली में आपको बताए गए हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर किस शैली में लिखना है, प्रश्नोत्तर आप किस प्रकार लिखना है, कॉपी में जब आप लिखेंगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सारे जो हुनर है वो उसमें बताए गए हैं। 25 वीडियो में मात्र 4 घंटे का समय है और तीसरा जो ये मॉडल पेपर है। अब एक चौथा मॉडल पेपर मेरी इच्छा है कि मैं जारी करूं, उसमें 50 प्रश्न होंगे। आपको केवल वो 50 प्रश्न ही पढ़ने हैं। उन 50 प्रश्नों के उत्तर उन 25 वीडियो में मिल जाएंगे। आपको उन्हें देखना है और याद कर लेना है। उसमें से मुझे लगता है कि 90+ जो प्रश्न है वो उसमें से आ जाएंगे। हर साल, हर वर्ष जब मैं मेरे विद्यार्थियों को गेस्ट पेपर देता हूं तो उनका परिणाम अच्छा ही मिलता है, आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का व्याख्याता होने के नाते मैं आपको 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत खुश हूँ कि आप सभी मुझे याद करते हैं। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज होता है तो मुझे ये लगता है कि मेरे विद्यार्थियों ने मुझे याद किया है। तो मैं आपसे 2 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी सफलता के कगार पर हैं, आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा वादा करना होता है। और वो किससे वादा करना होता है वो मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को याद रखना और ये हमेशा याद रखना कि मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, क्योंकि हमने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है, खुद से ही वादा किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप से वादा कर लो, सफलता आपके चरण चूमेगी। मेरे नंबर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं। जब कभी भी आपको आवश्यकता हो हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी अनिवार्य से संबंधित और अंग्रेजी अनिवार्य से संबंधित, यानी कक्षा 8 से लेकर के 12 तक, 8वीं से लेकर के 12 तक किसी भी समय आपको आवश्यकता हो, किसी भी प्रश्न पर, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे लिख सकते हैं और हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपको उत्तर दूं, आपको आपकी जो जिज्ञासा है उसे शांत करूं। तो आइए हम आज के जो प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण बनते हैं। और आप से अनुरोध ये रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा मॉडल पेपर, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि
इस साल का जो ये तीसरा मॉडल पेपर है, इस तीसरे मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके कि निम्नांकित पद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और सप्रसंग व्याख्या जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वह है पहले पार्ट में से, कबीर काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में कमलिनी तोर निवास, ना तले तपति न ऊपरी आग, तोर हेत कहूँ कासा निलाग, कहे कबीर उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। वीडियोज़ में इनका जो सरलार्थ है वो अच्छी तरह से बताया गया है, इनकी व्याख्या भी अच्छी तरह से बताई गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक ये जो महत्वपूर्ण बनता है वह है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही भारत संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नृ सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी ये मैथिली शरणगुप्त के भारतवर्ष में से पाठ है, भारत की श्रेष्ठता में से लिया गया है, वहाँ से आप इनका अनुवाद करेंगे। एक ये जो आएगी नहीं, हालांकि मतलब 3 नहीं आती है, 2 ही आती है, लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे शामिल किया है इसमें। और ये है आपके उस पाठ में से, यानी भारत माता में से, जो कि सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ है। चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन, नभ वाष्प छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, गीता प्रकाशिनी सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हस्ति जन मन भय भवतम श्रम जग जननी, जीवन विकासिनी। और ये भारत माता में से हैं, भारत माता ग्राम विकासिनी, यानी उसमें से लिया गया है। इसमें वीडियोज़ में भी दिया गया है, आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो भी हैं, उससे भी आप इनका सरलार्थ याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये। अगला प्रश्न देखिए, आपके दूसरा प्रश्न, जो कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। और ये जो गद्यांश मैंने उठाया है वो है, एक बार की घटना अपनी शुद्धता में भी मेरे लिए बहुत गुरु थी, मेरे लिए बहुत गुरु थी। मैं ज्वर पीड़ित थी कई दिनों तक बरामदे में, और बरामदे को नमस्कार कर आलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई है, पहले की तरह कुछ पूछती नहीं। पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर नहीं आ सकती, तब बहुत चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि आलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है, और उतने कष्ट के समय में भी मुझे हंसी आए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वो अंधा था। जब लेखिका ने ये सुना, थोड़ा सा और है इसका। अगला है कि अंधा आलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता था, पर आलोपी भीतर आया और नमस्कार करता टटोलता टटोलता दहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आर्द्रता वहाँ से पहुंचकर पिछोरी के एक छोर में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा से बताया कि वे स्वयं जाकर आलोपी देवी की विभूति लाया है। एक चुटकी भर जीभ पर रख ली जाए और एक चुटकी भर माथे पर लगा ली जाए तो सब रोग दोष दूर हो जाएंगे। ये आलोपी ने कहा। कहने की इच्छा हुई कि जब देवी तुम्हारा भी पूरा नहीं कर सकी, यानी तुम्हें भी एक पूरा मनुष्य नहीं बना सकी, तो मेरा क्या करेगी। पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुंह से कुछ नहीं निकलने दिया। आलोपी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए आलोपीदान का कर्तव्य वज्र और ममता में मोम के समान हृदय ही पर्याप्त होना चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं थी। यानी वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्तित्व था। अगला जो मैंने उठाया है वो यह है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। मिठाई वाला आपके पाठ लिखा हुआ है, उस पाठ में से है। और मैं भी नगर का श्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति था, आदमी था। मकान, व्यवसाय, घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सोने के सजीव खिलौने हो, और मेरा वे सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सजीव सुंदर खिलौने हो। अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला, कौन जाने किस समय क्या हो सकता है। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, और वे सब अंत में यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह संतोष के साथ मरूंगा।
इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक मिल जाती है। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि मिठाई वाले पार्ट में से। अब ये जो आधुनिक काल में से आपको पता है 16 अंकों के प्रश्न आते हैं, 4-4 अंकों के 4 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट बनता है वो यह है कि प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवियों के परिचय दिए। प्रगतिवाद के लिए विशेष रूप से मैंने वीडियो जारी किया है, उसमें 4 कवियों का अच्छा परिचय दिया गया है, बहुत ही सटीक और बहुत ही संक्षेप में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। छायावाद क्या है, छायावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ बताइए, ये भी छायावाद में दिया हुआ है, छायावादी काव्य में, प्रगतिवाद वाले में ही। और नाटक और एकांकी को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, इससे संबंधित भी अच्छी तरह से बताया गया है वीडियोज़ में, और आप अपने पास जो नोट्स हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। रेश्यवादी काव्यकार के रूप में सुमित्रानंदन पंत का मूल्यांकन कीजिए। रेश्यवादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत है, माधवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, इनके काव्य का मूल्यांकन करना है। किसी एक कवि का मूल्यांकन आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आगे आपके काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। काव्य शास्त्र में आपको पता है छंद के जो है वो 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलंकार के 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य गुण काव्य दोष के 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनमें देखिए वर्णिक छंद क्या है, किसी एक वर्णिक छंद को सोदाहरण समझाइए, ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है। इनमें से टिप्पणी लिखनी है, गीति का छंद और चौपाई छंद। गीति का छंद जिसमें 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है। चौपाई छंद जिसमें 16 मात्राएं होती है, और सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें सारे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। क्लिष्टत्व दोष क्या है काव्य दोषों में, जिसमें क्लिष्टत्व की परिभाषा और आपको एक उदाहरण देना है इसका। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुणों में 3 गुण होते हैं, उनमें से माधुर्य गुण की परिभाषा आपको देनी है कि माधुर्य गुणों में कौन कौन से शब्दों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाता है। 9वां प्रश्न है अलंकार क्या है, काव्य में अलंकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। अलंकार से संबंधित एक अच्छा वीडियो जारी किया गया है, और उस वीडियो में अलंकारों के इतने अच्छे उदाहरण दिए गए हैं कि आप देखते ही याद हो जाएंगे कि अलंकार क्या है। अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकारों को परिभाषित करते हुए इन अलंकारों में अंतर बताने हैं। ये भी अन्योक्ति और समासोक्ति में अलंकारों में अंतर से संबंधित भी अलग से दिया हुआ है। और अगला जो प्रश्न आता है वो आते हैं आपके सरयू में से। सरयू जो है वो 32 अंकों के प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। और इसमें जो मुझे अच्छा लगा वो प्रश्न है मीत सुजान अनीत करोजिन छंद में कवि सुजान को क्या उपालम दिए हैं, यानी गणानंद वाले पार्ट में से है। इसका उत्तर आपको वैसे वीडियोस में दिया हुआ है, लेकिन आप भी अपने स्तर पर देख सकते हैं। आराधना का दृढ़ आराधना से 2 उत्तर, राम की शक्ति पूजा, यानी निराला की जो कविता लिखी हुई है राम की शक्ति पूजा, उसमें से है ये प्रश्न। अगर मान लो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं आपको लिख करके सेंड कर दूंगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि उस पहाड़ी बाला को देख करके लेखक ने पहाड़ी लोगों के बारे में क्या सोचा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। बहुत ही सुंदर है वैसे साहित्यिक परिचय से संबंधित और काव्य सौंदर्य से संबंधित और केंद्रीय भाव से संबंधित वीडियोज भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। यानी आपकी पुस्तक से भी अलग हट करके उनका परिचय दिया गया है, अलग हट करके उनमें बताया गया, आपके जीवन में भी काम आएंगे। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न आपके 4 अंकों का होगा। रावण और मंदोदरी के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन करना है, यानी रावण का चरित्र कैसा था और मंदोदरी का चरित्र कैसा था। अथवा में आपके गणानंद के काव्य में जो वीर्य वेदना है उसे स्पष्ट करना है। गणानंद के काव्य की वीर्य वेदना के बारे में, यानी कहने का अर्थ है कि आपको इसका भाव पक्ष, काव्य का भाव पक्ष आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न। सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक गीत में वर्णित यशोधरा के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। यशोधरा के अंतर्द्वंद को स्पष्ट का अर्थ है कि इसका केंद्रीय भाव आपको देखना है, इसका केंद्रीय भाव देखना है। भारत माता कविता की मूल संवेदना बताइए, यह भी इसका जो केंद्रीय भाव है उसमें आपको मिल जाएगा। 19वां प्रश्न आपके है कि आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घिर रही थी उसने मुझे चिंतित कर दिया था। कथन से लेखिका का क्या आशय है। आपको पता है कि जब आलोपी आगे बढ़ रहा था तो उसके जीवन में एक औरत का साया मंडरा रहा था और उसी से संबंधित है, तो आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें, देखें। लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बन गई। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है आपके कि
कृत्रिम शांति किससे डरती है? कुरुक्षेत्र से संबंधित है और कृत्रिम शांति अपने आप से ही डरती है। मंदिर में उपेक्षित देवी की मूर्ति को देखकर प्रोफेसर ने क्या सोचा था? यानी जहां वो मूर्ति पड़ी हुई थी तो उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा, इसके बारे में लिखना है। वैसे सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे वीडियोज में। वास्तव में शेखर ने कवि कर्म का निर्वाह किया, आप इस कथन से कहां तक सहमत है? सतर्क विवेचना कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जीवन दर्शन विश्लेषणात्मक मेधा से संचालित है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यहां तक थे आपकी वो सरयू के बाद आपके लगभग 5 प्रश्न आते हैं उसमें से, यानी मंदाकिनी में से। और मंदाकिनी में से आपके लगभग 5 प्रश्न आते हैं, यानी एक तो 4 अंकों का प्रश्न आता है, एक तो 4 अंकों का प्रश्न आता है। और 3 प्रश्न जो आते हैं वो 4 प्रश्न जो आते हैं वो 4 × 3 यानी 12 अंकों के 3-3 अंकों के 4 प्रश्न आते हैं, यानी कुल 5 प्रश्न आते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुभद्रा जी को मधुमक्षिका क्यों कहा गया? प्रेसिडेंसी मधुमक्षिका क्यों कहा गया? इसका उत्तर मैंने वीडियो में इतना अच्छा दिया है कि आप वहां से देखें। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष बाबू को क्यों निकाल दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से सुभाष बाबू को क्यों निकाल दिया गया? ये भी सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। हिंदू जाति की मनोरचना के 2 महातत्व कौन से हैं और इनके समन्वय का क्या परिणाम रहा है? लिखिए। पड़ोसियों की राय के विपरीत बूढ़ी दरोगानी के क्या विचार थे? निर्वासित पाठ में से है ये, और निर्वासित पाठ में से वैसे इनका वीडियो जारी किया गया है। आपके पास जो किताबें उनमें से भी आप पढ़ें और देखें। तो ये था आपका मॉडल पेपर तीसरा। चौथा मॉडल पेपर तो जल्दी ही जारी होगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न आप देख सकते हैं कि वो कैसे होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप जो ये नंबर देख रहे हैं 9694732835, और यानी पहले जो नंबर थे उसमें भी जो 9610208295 वो भी मेरे ही हैं, ये दोनों ही मेरे ही हैं। आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को इनसे जोड़िए, और ताकि शुरू से ही वो अच्छा अध्ययन करना शुरू कर दे। तो आइए अगले वीडियोस तक इंतज़ार के साथ आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।